20/7/2025 क्वेश्चन नंबर 13, हाँ 12। राज्य में लाता तपोवन जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है? पश्चिमी धौलीगंगा से संबंधित है। पश्चिमी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है ये। अलकनंदा में कहा जाके मिल जाती है? विष्णुप्रयाग में जाके मिल जाती है। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल राज्य के अंतर्गत मलारी, ये किस एक नदी के तट पर है? इसी नदी के तट पर है ना। और कहां पे कौन सी नदी आके मिलती है? पश्चिमी धौलीगंगा के ही तट पे है ना। पश्चिमी धौलीगंगा के तट पे मलारी। मलारी में कौन सी दो नदियां मिल जाती हैं? गिरथी और मलारी, ये पश्चिमी धौलीगंगा। इसके अलावा ऋषिगंगा इसकी पहली सहायक नदी है, जो कि कहां मिलती है? रैणी गांव, रैणी, जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित स्थल है। इसके अलावा क्योगाड़ एक नदी है, वो भी मिलती है, इसी की सहायक नदी है वो। और अलकनंदा में मिल जाती है विष्णुप्रयाग में। कौन सी नदी? पश्चिमी धौलीगंगा नदी। पश्चिमी धौलीगंगा। मलारी गांव इंपॉर्टेंट प्लेस है। यहां से कब गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा शोध पूर्ण किया गया मलारी का? 2001 में पूर्ण किया गया। क्या क्या मिला यहां? एक तो 5.2 किलोग्राम सोने का मुखौटा मिला था। इसके अलावा नरकंकाल, एक पशु का कंकाल मिला था। यहाँ पे बैल था, उसका नाम क्या था? जोबा नाम के बैल का। और मूनाल के चित्र भी मिले हैं, आगरा संग्रहालय में सुरक्षित हैं जो कि। इसके अलावा शिव प्रसाद डबराल ने सबसे पहले इसे 1955 में इसके समाधानों की खोज की थी। मलारी गांव कहाँ है? चमोली में। पश्चिमी धौलीगंगा की कुल लंबाई कितनी है राज्य में? 94 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 13। राज्य में हिमालय का टिपिन टॉप कहे जाने वाला तपोवन बुग्याल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी के प्रमुख बुग्यालों के नाम जल्दी जल्दी बताइए सबके सब। हरकादून बुग्याल, मानेंग बुग्याल, सोनगाड़ बुग्याल, केदार कांटा, केदारखर, दयारा बुग्याल, दयारा, पुष्टारा, देवदानी बुग्याल, देवदामनी, और भाला, भेटी बुग्याल, भाला बुग्याल, ताल बुग्याल, तपोवन बुग्याल, चाइसिल बुग्याल, दंती हौड़ा बुग्याल, ये सारे बुग्याल जो हैं उत्तरकाशी में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। उत्तराखंड में कौन सी कौसानी, ग्वालदम और तपोवन, उत्तराखंड में कौसानी, ग्वालदम, तपोवन पैदल मार्ग किस नाम से जाना जाता है? कर्जन ट्रेल के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन जब 1903 में खत्याड़ी में कुली बेगार के विरोध में आंदोलन चल रहा था, तो उस समय पे उत्तराखंड आए थे लॉर्ड कर्जन, भारत के वायसराय, और वो इसी रास्ते से होकर, इसी पास से होकर गुजरे थे, इसीलिए कह दिया जाता है इसे कर्जन ट्रैकिंग रूट या कर्जन ट्रेल। इसका अन्य नाम भी है, क्वारी पास भी कहते हैं इसे, क्वारी पास भी कहते हैं। 1902 में आए थे खत्याड़ी में। अच्छा, एक और सवाल है, ट्रेल पास कहाँ है? दर्रा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में दर्रा है, ट्रेल पास दर्रा। 1930 में ट्रेल यहां पे चले थे, इसलिए इसे ट्रेल पास कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? अति विशिष्ट नहीं, परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी। ये अभी वर्तमान में हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बन चुके हैं, चंपावत के ही हैं। अगला क्वेश्चन 16। उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन राज्य में कब और किसके द्वारा किया गया? शोभन सिंह जीना। कब? 30-31 मई 1988 में शोभन सिंह जीना द्वारा राज्य में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। क्षत्रिय सभा भी बनाई थी इन्होंने, और इनके नाम पे विश्वविद्यालय का नाम भी है, शोभन सिंह जीना एसएसजे कैंपस कहते हैं। अगला सवाल है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कैंपस का नाम है एसएसजे। नेक्स्ट, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां स्थित है? बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन। हाँ, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। कब स्थापित हुआ था? 6 जून 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत बिम्स्टेक की स्थापना हुई। जो बे ऑफ बंगाल, हमारी बंगाल की खाड़ी से संबंधित व्यापार करने वाले जो भी देश हैं, इसके मेंबर हैं, 7 मेंबर देश हैं इसके 7 मेंबर देशों में आता है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड। 7 हो गए, 7 देश आते हैं इसमें। तो ये इसके मेंबर्स हैं। 1998 में इसका नाम बिम्स्टेक पड़ा। बिम्स्टेक इनिशियल नाम नहीं था इसका, और हर 2 वर्ष में इसका समिट होती है, हर 2 वर्ष में इसका समिट होता है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव याद रखना। बिम्स्टेक हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में है इसका। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया, ऊंची सड़क, ये किस एक संगठन से संबंधित है? भारत के बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है ऊंची सड़क पुस्तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। अच्छा, पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर है? एक तो है
कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनाया था? गंगवंश के शासक नरसिंह वर्मन ने। अनंत वर्मन ने तो जगन्नाथपुरी बनाया था, नरसिंह वर्मन ने बनाया था। और एक है हमारा लिंगराज मंदिर, एक है हमारा राजा रानी मंदिर, एक है हमारा मुक्तेश्वर मंदिर। अच्छा, जो जगन्नाथपुरी है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सफेद पैगोड़ा, व्हाइट पैगोड़ा। पैगोड़ा मतलब बुद्धा स्तूपों को कहते हैं। जैसे स्वर्णिम पैगोड़ों का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। सफेद पैगोड़ा कहा जाता है जगन्नाथपुरी को। जगन्नाथपुरी 12वीं शताब्दी में बनाया गया था गंगवंश के शासक अनंत वर्मन द्वारा। अनंत वर्मन देव ने इसको बनाया था। इसमें जो होता है, जगन्नाथ यात्रा रिसेंटली हुई थी इसलिए चर्चा कर रहे हैं टॉपिक हम। जगन्नाथ यात्रा के दौरान 3 रथ होते हैं लकड़ी के। उसमें जगन्नाथ भगवान मतलब कृष्ण भगवान, बलराम उनके बड़े भाई और सुभद्रा उनकी बहन, उन तीनों की डोली निकाली जाती है। इस डोली के तहत जगन्नाथपुरी मंदिर से लेके कहां तक की होती है डोली? गुंडीचा मंदिर। 3 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा होती है और वापस फिर भगवान अपने स्थल पे आ जाते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस इसकी। ये किस चीज का बहुत बेहतरीन उदाहरण है? कलिंग वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। कलिंग विजय किसकी हुई थी? अशोक की। कलिंग उड़ीसा को कहा जाता है पुराने समय में। हाँ, 261 ईसा पूर्व आपने पढ़ा होगा, कलिंग विजय की थी उसने। अगला सवाल है, गंगवंश से पहले यहां पर किन शासकों का शासन था उड़ीसा में? केसरी शासकों का। उन शासकों के द्वारा कौन सा एक प्रमुख मंदिर बनाया गया? लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर भी इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में ब्रिक्स देशों के एआई समिट में एआई के संबंध में सजा नियम बनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में ब्रिक्स देशों ने एआई के संबंध में साझा नियम बनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया ब्रिक्स देशों का। तो इसके तहत यह बताना है ब्रिक्स देशों के मेंबर कौन कौन से हैं। ब्रिक्स में कितने मेंबर है वर्तमान में? 11 मेंबर है। 11 ब्रिक्स प्लस कहते हैं आज के टाइम पे इसे। ब्रिक्स जो था सबसे शुरुआत में ब्रिक बना था। कब बना था? स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की? ब्रिक की बोलिए। 2000 नहीं, ब्रिक की स्थापना सबसे पहले 2001 में जिम ओनील ने ब्रिक शब्द कॉइन किया था ना, तो उसके तहत ब्रिक की स्थापना हुई थी। तो ब्रिक की स्थापना हुई, तब स्थापना जब हुई तो इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये 4 ही मेंबर थे। उसके बाद 2010 में इसमें कौन सा देश जुड़ गया? साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स तब से कहला जाने लगा। पहला समिट कब हुआ इसका? 2006 में इसे आधिकारिक रूप से स्टैब्लिश किया गया। सबसे पहले अनाधिकारिक रूप से स्टैब्लिश किया गया यकाटेनबर्ग में, फिर आधिकारिक रूप से फोर्टालेजा नहीं, उसके बाद आधिकारिक रूप से उसी वर्ष 2006 में स्थापित किया गया। फोर्टालेजा डिक्लेरेशन तो 2014 का है जिसके तहत ब्रिक्स बैंक बना था। 2008 में इसकी 2009 में पहला समिट हुआ था। 2009 में जो पहला समिट हुआ था कहां हुआ था? येकाटेनबर्ग में ही हुआ था इसका पहला समिट 2009 में। और 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा। 2014 में इसमें एक समिट होता है फोर्टालेजा समिट, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ब्राजील में मिलेगी ये जगह। यहीं पे ब्रिक्स बैंक का शब्द कॉइन किया गया। ब्रिक्स बैंक इसका आज के टाइम पे न्यू डेवलपमेंट जिसे बैंक हम बोलते हैं वही ब्रिक्स बैंक है। और उसके तहत स्पर्धा के रूप में पश्चिमी देशों से स्पर्धा करते हुए, वहां पर ब्रिटेन वुड ट्विंस हैं पश्चिमी देशों के पास, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, उनकी स्पर्धा को देखते हुए एशिया में भी एक इसी प्रकार का बैंक स्थापित किया जाए, यह विचार किया गया। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है उसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करता हूं, इतनी हो पाई है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के 98 वर्ष पूर्व होने पर अगले 2 वर्ष के लिए मिशन ICAR 100 शुरू किया गया? उसने किस संस्थान ने मिशन ICAR 100 शुरू किया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इसका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। भारत में बागवानी, मत्स्यिकी, इन सब के अंतर्गत जो भी कृषि विश्वविद्यालय हैं वो किसके अंतर्गत स्टैब्लिश किए गए? इसी के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ये, कृषि अनुसंधान की। अब कृषि अनुसंधान में जो जो चीजें आती हैं वो इसी के अंडर होती हैं भारत में। अब इसको स्थापित किया कब किया गया था? 1929 में। 1929 में ना, 1926 में एक कमीशन बनाया गया, रॉयल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर। उसकी अध्यक्षता की थी लॉर्ड लिनलिथगो। तब गवर्नर जनरल नहीं थे, वायसराय नहीं थे, उनकी अध्यक्षता में, लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर स्टैब्लिश किया गया। उसकी संस्तुति पर ICAR की स्थापना हुई, इंपीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। 1929 में लॉर्ड इरविन का समयकाल था और इस संस्था को स्टैब्लिश किया गया।
क्लियर है? नई दिल्ली में इसे एस्टैब्लिश किया गया, 1946 में इसका नाम बदल दिया गया, इंपीरियल की जगह इंडियन कर दिया गया, फिर इसको रिस्ट्रक्चर किया गया, इसका स्वरूप बदला गया 1965 में। भारत में जो हरित क्रांति का हम विकास देखते हैं 1960 के दौर से 67-68 के दौर में, उसको लाने का प्रमुख श्रेय किसे जाता है? इसी को जाता है। पंतनगर विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था। पंतनगर विश्वविद्यालय किसके अंतर्गत आता है? आईसीएआर के अंतर्गत आता है। जितने भी कृषि से संबंधित संस्थान है, शिक्षा वगैरह दी जाती है जहां, वो आईसीएआर ही बनाता है उनका सारा स्वरूप। तो आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। क्लियर है? 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में वैश्विक संस्था मूडीज वैश्विक संस्था है, आंकड़े जारी करती है अर्थव्यवस्था के संबंध में विभिन्न देशों के। मूडीज द्वारा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी की गई है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था के आकार की वृद्धि देखी जा रही है। के आकार की वृद्धि से आप क्या समझते हैं? यह है सवाल। तो के आकार की अर्थव्यवस्था जो होती है, कभी भी मंदी या आर्थिक संकट के बाद जब अर्थव्यवस्था किसी देश की के स्वरूप में उठने बढ़ने और घटने लगे, तो उसको हम के आकार की अर्थव्यवस्था कह देते हैं। के आकार का मतलब क्या है? के कैसा होता है? ऐसा, ऐसा, ऐसा। जो ऊपर की तरफ जा रहा है, के में ऊपर की तरफ जो एरो जा रहा है, वो ये दिखाता है जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा, जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है? ये मंदी का दौर, तेल संकट, ये सब चीजें अभी फिलहाल चल रही थी। उसके बाद एक नई चीज हम देख रहे हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना प्रभावी होता चला जा रहा है, जो उस सेक्टर में जो चीजें हैं, डिजिटल सेक्टर में जो चीजें हैं, वो और इकोनॉमिकली बूस्ट होती चली जा रही हैं। जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है। तो के आकार की अर्थव्यवस्था के संकेत दिए हैं अभी फिलहाल मूडीज ने। क्वेश्चन नंबर 23, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? मानव मिशन है ये। अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन होगा 2027 में, गगनयान मिशन। पोषण संकल्प ये कब आया था? 8 मार्च 2018, वुमेन्स डे, महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में के दिवस में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 8 मार्च 2018 को इसे शुरू किया गया राजस्थान के झुंझुनू से। जो राष्ट्रीय पोषण संकल्प जो मैं कह रहा हूं मिशन, ये पोषण मिशन ही है। पोषण मिशन के तहत भारत को क्या करना है? भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। भारत को कुपोषण से मुक्त करने के लिए ये लाया गया अभियान। इसके तहत क्या किया जाएगा? जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके पोषण पे ध्यान दिया जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं, उनके पोषण पे ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत किनके तहत ये सुविधा पहुंचाई जाएगी? आंगनबाड़ियों के माध्यम से। तो ये है सारी कहानी। पौष्टिक भोजन ये सब प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान कब शुरू हुआ? 5 जून 2014, विश्व पर्यावरण दिवस 24। हाँ, 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2024 को एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू हुआ। अब ये वर्तमान में हो गया है एक पेड़ मां के नाम 3.0। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, कल करेंगे इसके आगे डिस्कस। चंदन किस प्रकार की जलवायु का वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, शुष्क। पर्णपाती इस जलवायु का पौधा है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पौधा है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पौधा है, या फिर कह लो इस जलवायु का पौधा है। गर्म, आर्द्र, शुष्क जलवायु इसके लिए चाहिए होती है। ये दक्षिण भारत में ही भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगर हम कहें कि भारत के किस एक भौगोलिक प्रदेश में, तो हमारा जो तमिलनाडु का पूर्वी घाट तट है, वहां पे आपको ये मुख्य रूप से पाया जाएगा। ऐसा कौन सा स्टेट है? अगला ही क्वेश्चन है। देखो, भारत के किस राज्य में चंदन की भूमि कहा जाता है? किस राज्य को? कर्नाटक। ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत, हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ में बहुतायत मात्रा में चाहिए होता है चंदन, ठीक है, पूजा पाठ वगैरह के लिए। तो इसके लिए कर्नाटक में एक लैंड सरकार ने एक्वायर की हुई थी, तो वही कुछ विवाद चल रहा है सरकार का। उस जमीन पे चंदन के पेड़ लगाए जाएंगे, इसलिए चर्चा में लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन, चलो ये डिस्कस कर लेते हैं। जागेश्वर धाम के संबंध में प्रमुख 10 बिंदु लिखिए। एक पॉइंट जल्दी से बोलेंगे। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में है। जागेश्वर धाम को जागेश्वर धाम प्राचीन, जागेश्वर धाम 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम की स्थापना कत्यूरी शासक शालिवाहन देव ने की थी। बाद में इसमें जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार, कौन सा मंदिर था? महामृत्युंजय मंदिर, उसका जीर्णोद्धार विक्रमादित्य ने कराया। इसके अलावा यहाँ पर जो जागेश्वर धाम है, यहाँ पे एक पुष्टि देवी मंदिर भी है जो वल्लभी शैली में बना हुआ है। लकुलीश का मंदिर है, लकुलीश्वर मंदिर है यहाँ पे, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पर जगत चंद ने सोने की जनेऊ दान की थी, चंद शासक। इसके अलावा दीप चंद और त्रिमल चंद ने यहाँ पर चांदी की मूर्तियां हैं इनकी। यहाँ पर
जाड़ नदी के जटागंगा के किनारे ये मंदिर समूह है। 124 मंदिर समूह, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर। जागेश्वर धाम को और क्या कहा जाता है जागेश्वर धाम के संबंध में? और एक यहाँ पर जो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है दिनदेश्वर मंदिर, और सबसे प्राचीन मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर। जो दिनदेश्वर मंदिर है वो दो नदियों के संगम पे है, दूध गंगा और जाड़ गंगा है, इन दो नदियों के संगम पे है। और स्वदेश दर्शन योजना का हिस्सा है ये, तो मतलब देश भर में जो जो दर्शन कराए जाएंगे उसमें इसको भी कराया जाए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जागेश्वर धाम। और बताइए, श्रावणी मेला लगता है संतान प्राप्ति के लिए, श्रावणी मेला लगता है, बहुत बढ़िया। राज्य का सबसे बड़ा नागेश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है इसे नागेश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और बताइए, निम्बरदेव ने यहाँ पे विमानों का निर्माण किया था, विमानों का निर्माण करने वाले निम्बरदेव कत्यूरी शासक थे। और 1914 में जागेश्वर मंदिर कमेटी की स्थापना 1914 में हुई थी। और बताइए, और जागेश्वर की पुरातत्व का शोध। हाँ बहुत बढ़िया, एमपी जोशी ने जागेश्वर के पुरातत्व पे शोध ग्रंथ भी लिखा है, एमपी जोशी ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नंदी और स्कंदी की मूर्ति इसके प्रवेश द्वार पे है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और दक्षिण मुखी हनुमान का मंदिर भी है यहाँ पे, और बहुत बढ़िया। और बताइए, ओके, कल बात करते हैं ना।